गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जब हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी तो उसने क्या बताया था कि जो एटम होता है वो बीच में से क्या होता है, होलो होता है, यानी बीच में से खाली होता है, रिक्त होता है। तो उससे कुछ कमियां आ गई थी रदरफोर्ड की भी, इसलिए उसे उसका जो मॉडल था उसको भी नेगलेक्ट कर दिया गया था। तो उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी वो देखिए याद हम ड्रॉबैक ऑफ ए रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या कौन कौन सी कमियां रह गई थी जिसके कारण इसको नेगलेक्ट कर दिया गया। तो एक तो देखो, जो रदरफोर्ड था उसने उसके जो इलेक्ट्रॉन था उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बता सका। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टडी ऑफ द एटम्स, एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता सका। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। फर्स्ट है इट कुड नॉट explain स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी एटम की स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता सका रदरफोर्ड। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है एटम के अंदर, उसका जो अरेंजमेंट है उसको भी ये मॉडल वो नहीं समझा सका। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। It could not explain the arrangement of electrons of atom, यानी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी अरेंजमेंट के बारे में भी ये मॉडल वो नहीं समझा सका। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लीनियर नेचर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो देखी जो स्पेक्ट्रम जो नेचर है उसके बारे में भी नहीं बता सका। एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसके जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है जो बनता है उसके बारे में भी ये नहीं समझा सका। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लीनियर नेचर ऑफ हाइड्रोजन। So it could not explain the linear nature of hydrogen, linear nature of hydrogen, इसके linear nature के बारे में भी ये नहीं बता सका एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और उसके एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में भी ये मॉडल वो नहीं बता सका। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल है, उसकी जो कुछ कमियां। अगला है जो एटॉमिक मॉडल की जो थ्योरी दी थी वो है नील्स बोर। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोर, हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर। हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या बताना थी, नील्स बोर ने क्या बताया, तो इसने नील्स बोर ने 1913 नील्स बोर गिवन एटॉमिक मॉडल। तो इसने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था वो कर दिया था 1930 में एटॉमिक मॉडल, यानी इसने अपना एटॉमिक जो मॉडल दिया था वो कर दिया था 1930 में। इसने क्या बताया कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसने भी हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, explain the hydrogen, spectrum of hydrogen।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया एंड उस स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में। इसने जो इसके जो पोस्टुलेट्स हैं इस मॉडल के, वो कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं? तो एन एटम कंटेन्स न्यूक्लियस इट ए सेंटर ऑफ विच प्रोटॉन आर फाउंड। यानी इसमें क्या होता है कि जो एटम्स है उसके बीच में, जैसे कोई एटम है तो इसमें क्या होता है, इसके बीच में जो न्यूक्लियस पाया जाता है, सेंटर के अंदर इसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। और वो कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, इसके अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और वो प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज में होते हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड ने बताया कि जो एटम है उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं ऑर्बिट के अंदर। इनको उन्होंने ऑर्बिट नाम दिया। ये जो शेल बन रहे हैं इनको इन्होंने ऑर्बिट नाम दिया। तो ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल। ठीक है, यानी फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल इसको नाम दिया। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, हाइपोथेसिस सुनिए फॉर कि एन एटम कंटेन्स न्यूक्लियस। तो एन एटम कंटेन्स न्यूक्लियस, एक एटम है उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर ऑफ विच प्रोटॉन आर फाउंड, इन सेंटर and proton are found and which proton are found and proton are found। यानी सेंटर एटम के अंदर एक सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलता है। ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। सेकंड इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर हमेशा नेगेटिवली चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डेफिनेट एनर्जी, उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं निश्चित डेफिनेट एनर्जी से, ऑफ डेफिनेट एनर्जी एंड डेफिनेट रेडियस। दीज आर कॉल्ड शेल्स ऑफ स्टेशनरी एनर्जी लेवल। तो इनको आपको बताते हैं, इनको सेल बोलते हैं, जो बाहर एनर्जी लेवल बनाते हैं, तो ये क्या है, सेल है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन है वो इनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इस सेल के अंदर। अगला इसने क्या कहा कि दिस एनर्जी लेवल आर फाउंड इन कंसेंट्रिक अराउंड द न्यूक्लियस। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनर्जी लेवल, इनका जो एनर्जी लेवल है, द नेचर दिस आर रिप्रेजेंट बाय एन, दिस कैन बी डिफाइंड इन नंबर एन, रिप्रेजेंट एन 1 2 3 4 या एन क्या लेवल 4। जैसे इसने क्या कहा, ये जो सेल है, तो इस सेल को इन्होंने की एलिमेंट के नाम से रिप्रेजेंट किया। क्या इसको आप 1 2 3 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये क्या होगा, ए ई एल ए एम, या एक और बना लो ये एन, या इसको 1 2 3 और आगे तक, मतलब और आगे तक चलते जाएंगे। तो इसने क्या, नेक्स्ट बोर्ड ने क्या कहा, ये जो एनर्जी लेवल है, इनको एनर्जी लेवल कहा, ये जो ऑर्बिट है सेल है, इनके एनर्जी लेवल भी कहा कि दिस एनर्जी लेवल आर फाउंड इन कॉन्सेंट्रिक अराउंड द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के चारों ओर एनर्जी लेवल पाए जाते हैं। तो दिस एनर्जी लेवल आर फाउंड, दिस एनर्जी लेवल आर फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर एनर्जी लेवल वो पाए जाते हैं।
concentrated around the nucleus, these are represented by N. So these are represented by N. These are represented by N. यानी इसको आप N से रिप्रेजेंट करते हो. तो N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट है या जो सेल है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट. तो इसको आप 1 2 3 4 5 इस प्रकार आगे तक कर सकते हो, या इसको KLM नाम दिया है, KLMNO आगे तक. ठीक है. तो ये जो ऑर्बिट है सेल है इनको KL, फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसको के नाम दिया, सेकंड ऑर्बिट को L, थर्ड को M, फोर्थ को N, इस प्रकार आगे तक चलते रहेंगे. As the value of N increase, orbit become further from the nucleus and their energy increases. यानी जैसे जैसे एनर्जी लेवल ये बढ़ते जाएंगे, सेल बढ़ते जाएंगे, तो एनर्जी लेवल वो भी बढ़ता जाएगा. अगला देखो इसने क्या कहा. According to Niels Bohr, energy of an electron does not change. यानी इसके अंदर जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है, ऊर्जा है वो चेंज नहीं होती है. According to Niels Bohr, energy of an electron does not change when it revolves of any circular cell. जब तक वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सेल के अंदर नहीं चला जाता है, जब तक उसकी एनर्जी वो चेंज नहीं होती है. तो अकॉर्डिंग टू Niels Bohr, energy of an electron does not change. तो अकॉर्डिंग टू Niels Bohr, according to Niels Bohr, energy does not change. एनर्जी does not change. एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है जब तक when it revolve in any circular cell. When revolve in any circular cell. जब तक ये इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे सेल में चला नहीं जाता, जब तक क्या उसका एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है. 7 पॉइंट इसने क्या बताया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ओनली व्हेन इट जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल. इसने ये क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी वो चेंज होगी, वो कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में चला जाएगा तब इसकी एनर्जी वो चेंज होगी. या तो दूसरे सेल में जब ये ऑब्जर्व करेगा एनर्जी को तब तो ये गैस दूसरे सेल में चला जाएगा. तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज ओनली व्हेन इट जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल. तो इलेक्ट्रॉन चेंज एनर्जी लेवल, वन सेल टू अनदर सेल. यानी एक सेल से दूसरे सेल में जब वो जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन चेंज एनर्जी लेवल वन सेल टू अनदर सेल आर जंप. यानी एक सेल से दूसरे सेल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उस टाइम में इसका एनर्जी लेवल वो चेंज हो जाएगा. देन इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम जंप फ्रॉम वन lower energy level to higher energy level. Then it will absorb energy in form of radiation from outside when it goes from higher energy level to lower energy level. यानी जब ये इलेक्ट्रॉन है वो लोअर सेल से हाई लेवल पे हो जाएगा तब तो ये क्या करेगा? एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा. एनर्जी को जब ऑब्जर्व करेगा तो ये एक सेल से दूसरे सेल में चला जाएगा. ठीक है. अभी ये मॉडल है, इसको भी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली, इसको भी नेगलेक्ट कर दिया गया. वो देखो इसके दो ड्रॉबैक हैं, कौन कौन से हैं? ड्रॉबैक ऑफ नील्स बोर एटॉमिक मॉडल. ड्रॉबैक ऑफ नील्स एटॉमिक मॉडल. नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो किस लिए इसको नेगलेक्ट कर दिया गया?
स्पेसिफिक एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन मोर देन वन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। यानी एक या एक से अधिक है जो एटम है उसके होने के बाद में ये मॉडल है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन आर मोर देन वन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। यानी एक या एक से अधिक जो इलेक्ट्रॉन रखते हैं जो एटम उसको उनके बारे में ये नहीं बता सका। तो एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन, एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन्स मोर देन वन कैन नॉट बी, मोर देन वन कैन नॉट बी, more than cannot be explained by this model, explained by this model। यानी एक से अधिक जो इलेक्ट्रॉन रखते हैं जो एटम्स है उनके बारे में ये मॉडल नहीं समझा सका। दूसरा इसकी जो कमियां रहेगी, जो ड्रॉबैक रहेगी वो कौन सी थी कि बहुत से मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन सीन थ्रू हाई रेजोल्यूशन पावर इंस्ट्रूमेंट्स। बोर मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स। यानी एक से अधिक जो लाइनें जो बन रही थी, जो सेल्स बन रहे थे, उसके बारे में भी ये नील्स बोर को नहीं समझा सका। तो बोर से मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, बोर कुड नॉट एक्सप्लेन, बोर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग और स्पेक्ट्रल लाइन, the splitting of spectral lines, spectral lines। यानी जो बोर है वो ये दो लाइन से सेल बने थे एक या एक से अधिक, इनको भी ये क्या है नहीं समझा सका नील्स बोर। तो इस कारण से भी ये मॉडल क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया। थर्ड इसकी जो कमी रहेगी तो कौन सी है कि दिस मॉडल वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एटम बाय केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स है जो एटम्स के अंदर जो केमिकल्स बाय केमिकल्स बॉन्ड्स बनते हैं, जो रासायनिक जो बंध बनते हैं, उनके बारे में भी ये नहीं समझा सका। दिस मॉडल वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो अणु मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं एटम्स के द्वारा, उसको भी ये मॉडल नहीं समझा सका। तो दिस मॉडल वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन, this model was also explain, cannot explain, this model cannot explain the process of formation of molecules, the process of formation of molecules, molecules बाय एटम। यानी एटम के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसके बारे में भी ये नहीं समझा सका नील्स बोर। तो ये थी एटम्स के बारे में कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनकी जो एटॉमिक थ्योरी है, एटॉमिक मॉडल। तो हमने 3 या 4 एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे देखो, अब ये जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इनको व्यवस्थित करने का जो तरीका है, अरेंजमेंट करने का जो तरीका है, इनको क्लासिफिकेशन या इनको बांटने का जो तरीका है उसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो आज लगभग 118 के लगभग एलिमेंट्स हैं वो खोजे जा चुके हैं। तो अब उनको अरेंज कैसे करें, उनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करें, एक साथ उनको याद रखना आसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग उनकी केमिकल से रिएक्शंस होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसको अरेंजमेंट कैसे किया जाए या उसको क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए कि हम उनको अच्छे से याद रख सकें। तो नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जो एलिमेंट्स हैं उनको IUPAC एक संस्था है जो 118 के लगभग एलिमेंट्स है वो खोजे जा चुके हैं, डिस्कवर किए जा सके हैं, जिसमें कुछ आर्टिफिशियल भी हैं, वुमेन के द्वारा बनाए हुए भी हैं कुछ एलिमेंट्स। तो इसमें पहला नाम आता है डोबे रायनर का। डोबे रायनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा
कि उन्होंने तीन दो एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया उन्होंने। तो उसने क्या कहा, तो बीच का तीन दो एलिमेंट्स हैं उनके बीच का जो रेशियो है वो उन दोनों के रेशियो की बराबर होता है। ठीक है, तो अगला हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।